नंद की हल्दी पर 2 अमीर वर्सेस 2 गरीब। भाभी का पहनावा कलावती सोफे पर माथा पकड़े बैठी हैं। तभी दोनों अमीर बहुएं शनाया और तनीषा हाथों में ढेरों शॉपिंग बैग्स लिए शॉर्ट ड्रेसेस में वहां आती हैं। ओह गॉड, आज तो शॉपिंग करते करते मेरे पैरों में छाले पड़ गए। ये लो सासू माँ, जरा पेमेंट क्लियर कर देना। है 1 लाख? अरे ओ महारानियों, तुम शॉपिंग करके आई हो या पूरी दुकान खरीद लाई हो? अरे ये बहुएं हैं या डाकू गब्बर सिंह की रिश्तेदार? जब देखो तब लूटने चली आती हैं। घर को बर्बाद करके मानोगी क्या करमजलियों? ओ प्लीज दादी, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? वो हमारे पति है, हम खर्च नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसन करेगी? हमारा हक है। खबरदार, तुम्हारे पति बाद में है, पहले वो मेरे बेटे हैं। और ये हक जताना बंद करो, वरना ऐसा हक जमाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। तभी घर की लाडली रिया भी एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर पार्टी से लौटती है। उसका हुलिया देखकर कलावती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मॉम, देखो मैंने क्या लिया अगली पार्टी के लिए। एकदम शॉर्ट ड्रेस है, मैं भी मॉडर्न बनूंगी। हे भगवान, उठा ले मुझे। आ गई तीसरी मुसीबत। अरे अकल की दुश्मन, तेरी भाभियां अगर कुएं में कूदेंगी तो तू भी छलांग लगाएगी क्या? देख कैसे कपड़े पहने हैं, उर्फी जावेद की बहन लग रही है। मॉम, यू आर सो ओल्ड फैशन। बस करो, अरे बस भी करो। रोज रोज का ये बिग बॉस का ड्रामा मेरे कानों में चुभता है। इसी कलह की वजह से मेरे बेटे घर आने से डरते हैं। शांत हो जाओ सब। अगली सुबह कलावती और यशोदा दादी हॉल में बैठी हैं। सामने पंडित जी बैठे हैं। शनाया, तनीषा और रिया सोफे पर बैठकर फोन चला रही हैं। पंडित जी, मेरे छोटे बेटों रमन और अमन के लिए मुझे शहर की कोई बार्बी डॉल नहीं चाहिए। मुझे एकदम शुद्ध संस्कारी गांव की लड़कियां चाहिए। इन मॉडर्न बहुओं ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। व्हाट? एक्सक्यूज मी? गांव की गवार? इम्पॉसिबल मॉम, आप सीरियस हो? हमारे स्टैंडर्ड की नहीं होंगी वो। लोग क्या कहेंगे कि शनाया की देवरानी गोबर उठाती है। बिल्कुल, हमारे घर का क्लास डाउन हो जाएगा सासू माँ। मॉम प्लीज, मेरी फ्रेंड्स घर आती हैं। मैं उन बहनजी टाइप भाभियों को अपने ग्रुप में कैसे मिलाऊंगी? मेरी तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। चुप कर, बड़ी आई इज्जत वाली। बहू, तू इनकी मत सुन। घर में अब संस्कार आएंगे, ये मॉडर्न तमाशा नहीं। फैसला हो चुका है। इस घर में अब वही बहुएं आएंगी जो घर को घर समझे, होटल नहीं। समय बीतता है और रमन और अमन की शादी हो चुकी है। गृह प्रवेश का समय है। रमन और अमन की पत्नियां गौरी और मीरा के साथ दरवाजे पर खड़ी हैं। उन्होंने लाल रंग की सिंपल साड़ी पहनी है। वाह कलावती, मान गए। क्या संस्कारी बहुएं लाई हो। चेहरे देखो इनके, साक्षात लक्ष्मी लग रही हैं। आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं? वहीं दूसरी तरफ शनाया, तनीषा और रिया शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर काला चश्मा लगाकर खड़ी हैं। पड़ोसनी उन्हें देखकर कानाफूसी कर रही हैं। अरे देख सरला, बड़ी बहुओं को देख। शादी का घर है और कपड़े देखो। राम राम शर्म नाम की चीज नहीं है। ऐसा लग रहा है शादी नहीं डिस्को है। देख रही है तनीषा, इन गवारों को ये लोग सती सावित्री समझ रहे हैं। ये सब नौटंकी है। देखना, 2 दिन में इनका असली रंग दिखेगा। घूंघट में रहने से कोई संस्कारी नहीं हो जाता, सब नौटंकी है इनकी। समय बीत जाता है। मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। गौरी और मीरा ने बहुत हल्का मेकअप किया है और बहुत सिंपल साड़ी पहनी है। कलावती और दादी सास उनकी नजर उतार रही हैं। देखो मेरी बहुएं कितनी प्यारी लग रही हैं। इसे कहते हैं सुंदरता। कोने में खड़ी शनाया और तनीषा अपनी हंसी रोक नहीं पा रही हैं। वे जानबूझकर जोर जोर से गौरी और मीरा की बुराइयां कर रही हैं। अरे शनाया, जरा इनका मेकअप तो देख, लगता है आटा पोत लिया है मुंह पर। बिल्कुल ओल्ड फिल्म की हीरोइन लग रही हैं। और साड़ी तो देखो, लगता है किसी म्यूजियम से चोरी करके लाई है या दादी माँ के संदूक से निकाली है। छी, कितना चीप टेस्ट है। सच में भाभी, मेरे घर में तो ये मेड से भी गई गुजरी लग रही हैं। गौरी और मीरा सब सुन रही हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे पलटकर जवाब नहीं देती। वे चुपचाप मुस्कुराती रहती हैं। जिसके खुद के कपड़े आधे हों, वो दूसरों के पूरे कपड़ों पर नहीं हंसा करते। जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। शनाया और तनीषा वहाँ से चली जाती हैं। रिया के कमरे में कोहराम मचा है। वह शीशे के सामने बैठी रो रही है।
उसके गाल पर एक बड़ा सा लाल पिंपल निकल आया है। शनाया और तनीषा भी वहाँ हैं। ओ नो मॉम, ये क्या हो गया? 4 दिन बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी है और मेरे फेस पर ये लाल किला खड़ा हो गया। अब मैं क्या करूँगी? मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई। चिल बेबी, इतनी सी बात पे इतना ड्रामा। ये ले, ये सबसे महंगी क्रीम है, विदेश से मंगवाई थी। इसे लगा ले, पिंपल ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सिर से सींग। रिया जल्दी से क्रीम लगाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसका चेहरा और लाल हो जाता है और जलन होने लगती है। आह भाभी, ये क्या दिया आपने? मेरा फेस तो जल रहा है। हाय राम, ये तो और बड़ा हो गया। तभी गौरी और मीरा वहाँ आती हैं। उनके हाथ में एक कटोरी है जिसमें लेप है। ननद जी, घबराइए मत, ये लीजिए, नीम और चंदन का लेप है। हमारी दादी माँ कहती थी कि ये चेहरे की सारी गर्मी खींच लेता है। 2 दिन लगाइए, पिंपल का नामो निशान मिट जाएगा। छी, क्या है ये? गोबर जैसा लग रहा है। हटो यहाँ से, मुझे ये गवारों वाले टोटके नहीं चाहिए। ननद जी, कड़वी दवाई ही बीमारी काटती है। एक बार भरोसा करके देखिए, अगर ठीक ना हो तो जो सजा देंगी मंजूर है। रिया जलन से परेशान है, इसलिए ना चाहते हुए भी लेप लगा लेती है। 2 दिन बाद रिया शीशे में अपना चेहरा देखती है। पिंपल पूरी तरह गायब हो चुका है। ओ माय गॉड, ये तो मैजिक हो गया। मेरी स्किन तो ग्लो कर रही है। ठीक तो हो गया, पर इन गवारों की तारीफ नहीं करूंगी, वरना सिर पर चढ़ जाएंगी। मेरी भाभियाँ अच्छी नहीं हैं। गवार है गवार, दोनों की दोनों। शाम का समय है। रिया को पार्टी में जाना है। शनाया और तनीषा उसे तैयार कर रही हैं। बस 2 मिनट। रिया, आज तुझे ऐसा तैयार करेंगे कि सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। तुझे एकदम इंटरनेशनल मॉडल लुक देंगे। तैयार होने के बाद रिया शीशे में खुद को देखती है। उसके बाल चिड़िया के घोंसले जैसे खड़े हैं। होठ एकदम काले और गालों पर इतना ब्लश है जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। वो भूतनी लग रही है। ये क्या बना दिया मुझे? मैं पार्टी में जा रही हूँ या हॉरर शो में? मैं तो पूरी जोकर लग रही हूँ। सब हंसेंगे मुझ पर। सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने। व्हाट? इसे लुक कहते हैं रिया। तुझे फैशन की समझ ही नहीं है। रिया रो रही है। तभी गौरी और मीरा आती हैं। वे कपड़े से उसका एक्स्ट्रा मेकअप पोंछती हैं। चुप हो जाइए ननद जी, भगवान ने इतना सुंदर चेहरा दिया है, इसे पोतने की क्या जरूरत। गौरी उसका सिंपल मेकअप करती है। अब रिया किसी परी जैसी लग रही है। नॉट बैड, अब लग रही हो इंसान। ठीक है, ज्यादा हवा में मत उड़ना। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए तुमसे करवा लिया। रिया वहाँ से चली जाती है। गौरी और मीरा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। हॉल में रिया अपनी 3-4 मॉडर्न सहेलियों के साथ बैठी है। वे इंग्लिश में बातें कर रही हैं और हंस रही हैं। तभी गौरी और मीरा ट्रे में चाय और समोसे लेकर आती हैं। उन्होंने सिंपल साड़ी पहनी है। ओह नो, ये फिर आ गई। अरे तुम लोग क्यों आई? मैंने कहा था ना, नौकर भेज देना। जाओ यहाँ से, मेरी फ्रेंड्स के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। रिया, ये तेरी मेड्स है क्या? बड़ी देसी है यार। देखा रिया, कहा था ना मैंने, ये गवार हर जगह नाक कटवाएंगी। इन्हें तो हॉल में आने की भी तमीज नहीं है। हम तो बस नाश्ता लाए थे ननद जी। मेहमान भगवान होते हैं। लेक्चर मत दो, गेट आउट। गौरी और मीरा ट्रे रखकर चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। रात का समय है। रिया अपने कमरे में बैठी फोन चला रही है। तभी शनाया और तनीषा उसके कमरे में आती हैं। देख रिया, तुझे बुरा लगा ना आज? हमें भी लगा, पर क्या करें, ये गांव वाली है ही ऐसी। और तुझे पता है, ये जानबूझकर तेरे लिए अच्छा काम करती हैं। वो पिंपल ठीक करना, मेकअप करना सब नाटक है, ताकि माँ जी की लाडली बन सके और तुझे साइडलाइन कर दे। ये बहुत चालाक लोमड़ियां है। साइडलाइन मतलब ये मेरी जगह लेना चाहती हैं? बिल्कुल। आज चाय लेकर क्यों आई? ताकि तेरी फ्रेंड्स के सामने महान बन सके और तुझे नीचा दिखा सके। इनकी चाल को समझ पगली, इनसे बचकर रहना। सही कह रही हो भाभी, अब समझ आया। मैं इनको कामयाब नहीं होने दूंगी। अब देखो मैं इनके साथ क्या करती हूँ। रिया का बर्थडे है। हॉल को गुब्बारों से सजाया गया है, लेकिन रिया का चेहरा उतरा हुआ है। वो सोफे पर कंबल ओढ़कर बैठी है। वो थोड़ी बीमार लग रही है। शनाया और तनीषा पिज्जा, बर्गर और पास्ता लेकर आती हैं। हैप्पी बर्थडे बेबी, देखो हम क्या लाए हैं। एक्स्ट्रा चीज पिज्जा और क्रीमी पास्ता। भाभी आप जानती हैं ना, मैं बीमार हूँ। डॉक्टर ने तेल मसाला और बाहर का खाना सख्त मना किया है। अरे बेबी, बर्थडे है, थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता। अब क्या बीमारों की तरह खिचड़ी खाओगी? चिल कर यार।
तभी किचन से खुशबू आती है। गौरी और मीरा ट्रे में एक खास चीज लेकर आती हैं। जन्मदिन मुबारक हो ननद जी, ये लीजिए आपके लिए स्पेशल मावे का केक। इसमें ना मैदा है ना क्रीम, घर का शुद्ध मावा और गुड़ है। डॉक्टर भी खुश और आप भी खुश। मावे का केक, ये तो बहुत टेस्टी है। थैंक गॉड, मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पार्टी अच्छी बीतती है, सब एंजॉय करते हैं। पार्टी के बाद जब सब चले जाते हैं, रिया गौरी और मीरा के पास जाती है। सुनो तुम दोनों, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम दोनों ने ये सब जानबूझकर किया ताकि मम्मी पापा के सामने महान बन सको और शनाया भाभी को नीचा दिखा सको। मुझे तुम्हारी ये सास बहू सीरियल वाली चालें समझ आती हैं। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। कुछ महीनों बाद रिया के लिए एक बहुत अच्छे और संस्कारी परिवार से रिश्ता आता है। लड़की वाले हॉल में बैठे हैं, तभी शनाया और तनीषा नाश्ता लेकर आती। उन्होंने बेहद छोटी ड्रेस पहनी है। अरे ये कौन है? हाय अंकल, आई एम शनाया, रियाज भाभी। और ये तनीषा। वैसे आप लोग बड़े बोरिंग लग रहे हो, थोड़ी वाइन मंगाऊं क्या? पार्टी शुरू करते हैं। राम राम, ये कैसी बातें कर रही हैं? और कपड़े देखो इनके। हरिशंकर जी, माफ कीजिएगा, हम एक संस्कारी बहू ढूंढ रहे थे, लेकिन जिस घर की बड़ी बहुएं ही ऐसी उर्फी जावेद बनी घूम रही हों, वहां की बेटी को क्या संस्कार मिले होंगे? एक्सक्यूज मी अंकल, इसे फैशन कहते हैं। आप लोग तो आदि मानव के जमाने के हो। बस बहुत हुआ, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। चलो भाग्यवान। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। रिश्ता टूटने के गम को भुलाने के लिए परिवार शॉपिंग पर जाता है। एक बड़े मॉल में शनाया रिया के लिए कपड़े देख रही है। रिया, ये देख, ये पहनकर तो एकदम पटाखा लगेगी। जो लड़का तुझे रिजेक्ट करके गया है ना, वो पछताएगा। नहीं ननद जी, ये आप पर अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ी ज्यादा ही छोटी है। हमें कुछ अच्छा और संस्कारी लेना चाहिए जो आपकी खूबसूरती बढ़ाए। ओ हेलो बहन जी, तुम चुप रहो। तुम्हें फैशन का एफ भी पता है, गवार कहीं की। रिया को मॉडर्न बनना है, तुम्हारी तरह नहीं। भाभी, फैशन अपनी जगह है और इज्जत अपनी जगह। माँ जी ने जिम्मेदारी दी है। ननद जी, आप ये सूट लीजिए, इसमें आप राजकुमारी लगेंगी। वैसे तो ये सूट प्यारा लग रहा है। ठीक है, लाओ, मैं ये सूट ही लूंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग फैशन डिजाइनर बन गई हो। तुम अभी गवार हो। कुछ समय बाद रिया के लिए दूसरा रिश्ता आता है। रिया तैयार हो रही है। शनाया फिर से अपना मेकअप किट लेकर पहुंच जाती है। रुक, आज तुझे ऐसा तैयार करूंगी कि लड़का देखते ही बेहोश हो जाए। तभी कलावती वहां आ जाती है। रिया का चेहरा देखकर वो गुस्से में आ जाती है। खबरदार जो तूने इसे हाथ भी लगाया। पिछली बार तेरी वजह से रिश्ता टूटा था। तुझे क्या लगता है लड़का सर्कस का जोकर देखने आया है? हट यहाँ से। गौरी, मीरा, इधर आओ। मेरी पोती को तैयार करो, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। गौरी और मीरा आती हैं। वे रिया को एक प्यारी सी साड़ी पहनाती हैं, बालों में गजरा लगाती हैं और हल्का मेकअप करती हैं। रिया शीशे में खुद को पहचान नहीं पाती। वाओ, मैं इतनी अच्छी भी लग सकती हूँ। जब रिया चाय लेकर हॉल में जाती है तो लड़का उसे देखता रह जाता है। जी, हमें रिश्ता मंजूर है। शुक्र है भगवान का, बधाई हो जी। शादी की शॉपिंग का दिन है। पूरा परिवार एक बड़े मॉल में है। शनाया और तनीषा रिया को एक शॉप में ले जाती है। रिया, ये देख, ये वाला लहंगा अच्छा है, एकदम क्लासी। इसे पहनकर तो तू बॉलीवुड हीरोइन लगेगी। है 1.5 लाख? अरे ये क्या, इतना पैसा? और कपड़ा देखो, चिंदी भर का, फूंक मारो तो उड़ जाए। शनाया, तुझे मेरे पैसे उड़ाने में बड़ा मजा आता है ना? मॉम, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। आपको ब्रांड के बारे में नहीं पता। मुझे ब्रांड्स नहीं, अपना बैंक बैलेंस पता है। हम ये नहीं लेंगे। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो हमारे एक जानकार है बाजार में। उनकी दुकान पर बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं और दाम भी सही मिलता है। एक बार चलकर देख लेते हैं। वे सभी एक छोटी लेकिन सजी हुई दुकान पर जाते हैं। वहाँ का दुकानदार ढेरों अच्छे और सुंदर लहंगे दिखाता है। मैम साहब, ये लेटेस्ट डिजाइन है और कीमत सिर्फ 25,000। अरे वाह, इसे कहते हैं कपड़ा। भारी भी है और चमक भी रहा है। देख रिया, ये जच रहा है तुझ पर। अच्छा तो है मॉम, मानना पड़ेगा। चॉइस तो अच्छी है इन गवारों की। ठीक है, ले लेते हैं, पर इसका क्रेडिट मैं किसी और को नहीं दूंगी। पसंद मेरी है। रात का समय। रिया अपने नए लहंगे को देख रही है। शनाया और तनीषा उसके कमरे में आती हैं। देख रिया, तुझे पता है वो दुकान वाली चाल क्यों चली?
ताकि सस्ते कपड़े दिलाकर बाकी पैसे बचा सके और बाद में खुद हड़प ले। ये बहुत चालू है। अगली सुबह रिया जोर जोर से रो रही है और अपना सामान फेंक रही है। मेरा सोने का कंगन कहाँ गया? मैंने यही टेबल पर रखा था। इस घर में चोर है और मुझे पक्का यकीन है ये काम उन्हीं का है। क्या हुआ? इन्हीं दोनों का। कल शॉपिंग में भी पैसे बचाने का नाटक कर रही थी। मेरी शादी का घर है और ये लोग चोरियां कर रही हैं। ननद जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम गरीब हो सकते हैं पर चोर नहीं। बस चुप कर रिया, अभी शादी का घर है, ढोल नगाड़े बजने हैं, तमाशा मत कर। जो भी बात होगी शादी के बाद होगी, अभी सब काम पर लगो। हॉल में मीटिंग चल रही है। शादी की सजावट की बात हो रही है। मॉम डैड, मैंने शहर के बेस्ट वेडिंग प्लानर से बात की है। वो पूरा घर रॉयल थीम पर सजा देगा। बस 5 लाख का खर्चा है। लाख? तनीषा, तुम्हें पता है बिजनेस में कितना घाटा चल रहा है? हम इतना खर्च नहीं कर सकते। तो क्या बिना सजावट की शादी होगी? मेरी ननद की शादी है, कोई मजाक नहीं। मैं तो हाथ नहीं लगाने वाली किसी काम को। बाऊजी, आप चिंता मत कीजिए, हम है ना। हम घर को ऐसा सजाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। अगले 2 दिन गौरी और मीरा जी जान लगा देती हैं। वे घर को बहुत अच्छे से सजाती हैं। पड़ोसी आते हैं और सजावट देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे कलावती, क्या सजाया है घर को? कौन सा वेडिंग प्लानर बुलाया था? कोई प्लानर नहीं, ये मेरी छोटी बहुओं का कमाल है। शनाया और तनीषा ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर जलन साफ दिख रही है। शाम को कीर्तन रखा गया है। सारे रिश्तेदार और मोहल्ले की औरतें आई हैं। सब साड़ियों में हैं। तभी सीढ़ियों से शनाया और तनीषा उतरती हैं। उन्होंने शॉर्ट ड्रेसेस पहनी हैं। सब उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। हाय राम, ये लड़कियां कीर्तन में आई हैं या क्लब में? राम राम, घोर कलयुग है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? कीर्तन है, कोई फैशन शो नहीं है। जाओ अभी कपड़े बदल कर आओ। ओह गॉड मॉम, ये डिजाइनर ड्रेसेस है। आप लोग नहीं समझोगे। तभी पता चलता है कि कीर्तन मंडली नहीं आ रही। शनाया ने उन्हें फोन करके मना कर दिया था। अरे भाई, कीर्तन शुरू होगा या हम जाएं? कब से बैठे हैं? स्थिति बिगड़ती देख गौरी और मीरा आगे आती हैं। मीरा ढोलक बजाती है और गौरी कीर्तन गाती है। वे सुरीली आवाज में भजन गाना शुरू करती हैं। माहौल एकदम बदल जाता है। सब तालियां बजाने लगते हैं। हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। रिया अपने कमरे में तैयार होने के लिए खड़ी है। उसकी पीली डिजाइनर ड्रेस बेड पर रखी है। शनाया हाथ में लाल रंग का शरबत लेकर कमरे में आती है। उप्स, सॉरी। शनाया जानबूझकर शरबत का गिलास रिया की पीली ड्रेस पर गिरा देती है। ड्रेस पर बड़ा सा लाल दाग लग जाता है। नो नो नो, ये क्या किया आपने भाभी? मेरी ड्रेस अब मैं क्या पहनूंगी? मेरा फंक्शन बर्बाद हो गया। ओह गॉड रिया, आई एम सो सॉरी। मेरा पैर फिसल गया था। अब क्या करे? दूसरी ड्रेस तो है नहीं है। लगता है तुझे पुरानी साड़ी पहननी पड़ेगी। रिया रोने लगती है। तभी गौरी और मीरा वहाँ आती हैं। रोइए मत ननद जी, दाग लगा है, कपड़ा पटा नहीं है। हर दाग बुरा नहीं होता। ये दाग अब ड्राई क्लीन से भी नहीं जाएगा, गवार। आप बस 2 मिनट रुकिए। गौरी और मीरा उस लाल दाग के ऊपर ताजे पीले और गेंदे के फूलों को सुई धागे से सील देती हैं। देखते ही देखते वो दाग एक खूबसूरत डिजाइन बन जाता है। वाओ, ये तो डिजाइनर पीस लग रहा है। दाग तो दिख ही नहीं रहा। आइडिया बुरा नहीं है, थैंक यू। वैसे ये आइडिया मुझे भी आया था। थोड़ी देर बाद जब मीरा और गौरी तैयार होने जाते हैं तो उनके कपड़े और ज्वेलरी गायब थी। वे जल्दी से दिमाग लगाते हैं और डेकोरेशन के पीले पर्दे और फूलों को ज्वेलरी बनाकर पहन लेती हैं। जब रिया, गौरी और मीरा बाहर आती है तो सब उन्हें देखते रह जाते हैं। हाय मेरी बच्ची, कितनी सोनी लग रही है। किसी की नजर ना लगे। उधर उन दोनों को देखो, कैसे कटे फटे कपड़े पहनकर बैठे हैं, और इधर इनको देखो, कितनी प्यारी लग रही है। उधर किचन में हल्दी का पेस्ट तैयार रखा है। शनाया ने उसमें चुपके से खुजली वाला पाउडर मिला दिया था। गौरी हल्दी की कटोरी उठाने जाती है, तभी उसे अजीब सी स्मेल आती है। हल्दी में से स्मेल, ये जरूर बड़ी भाभी की चाल है। गौरी जल्दी से उस कटोरी को साइड में रखती है। वो अपने बैग से गांव की खड़ी हल्दी निकालती है और मिक्सी में पीसकर तुरंत ताजा पेस्ट बना लेती है। रस्म शुरू होती है। रिया को ताजी हल्दी लगाई जाती है और फूलों की बारिश होती है। शनाया और तनीषा गुस्से में किचन में जाती हैं कि उनका प्लान फेल कैसे हुआ। ये प्लान भी फेल। उफ।
हड़बड़ी में तनीषा का हाथ उसी खुजली वाली हल्दी की कटोरी पर लगता है और वो पूरी कटोरी शनाया और तनीषा के ऊपर गिर जाती है। आह, ये क्या किया इडियट। उफ, ये क्या हो रहा है? इचिंग हो रही है बहुत जोर से। शनाया और तनीषा को बहुत खुजली होने लगती है। रस्म खत्म होने के बाद गौरी आकर उन्हें नीम का लेप देती है। भाभी जी, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही गिरोगे। ये लेप लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। संगीत की रस्म थी, स्टेज सजा है, लेकिन डीजे वाला नहीं आया और स्पीकर की तारें कटी हुई हैं। ये काम भी शनाया और तनीषा का है। मेहमान बोर हो रहे हैं। तभी शनाया और तनीषा सीढ़ियों से उतरती हैं। उन्होंने फिर से बेहद शॉर्ट और चमकीली ड्रेसेस पहनी हैं। अरे देखो, संगीत में भी ऐसे कपड़े। ये घर की बहुएं हैं या सेल्स गर्ल? कलावती, समझा अपनी बहुओं को, मेरी इज्जत उछालने पर तुली है। भाभी प्लीज, ये क्या पहना है आपने? ये मेरा संगीत है, कोई पार्टी नहीं। सब हंस रहे हैं हम पर। जाइए बदलिए इसे। एक्सक्यूज मी, तू हमें फैशन सिखाएगी? और ये डीजे क्यों नहीं बज रहा? बोरिंग संगीत पार्टी। माहौल बिगड़ता देख गौरी और मीरा स्टेज पर आती हैं। उनके साथ गांव की कुछ और लड़कियां भी हैं। गौरी माइक उठाती है और मीरा ढोलक पर बजाती है और सभी मिलकर माहौल को संगीत से भर देती हैं। वारी मेरी बहुएं, डीजे बीजे सब फेल हैं इनके आगे। शनाया और तनीषा कोने में खड़ी हैं। रिया भी मस्ती में गौरी मीरा के साथ नाचने लगती है। अगली सुबह मेहंदी की रस्म ही। तनीषा ने मेहंदी वाली को फोन करके मना कर दिया है। मॉम, मेहंदी वाली नहीं आई। अब मेरे हाथों में शगुन की मेहंदी कौन लगाएगा? भाभी, आपने बुक की थी ना? हाँ बेबी, पर वो कह रही है उसकी स्कूटी पंचर हो गई। अब मैं क्या करूं? लगता है अब ये रस्म नहीं होगी, अपशकुन हो गया। अरे शुभ काम में ये अपशकुन। अब इतनी जल्दी दूसरी लड़की कहाँ मिलेगी? तभी गौरी और मीरा मेहंदी की थाली लेकर आगे आती हैं। अरे माँ जी, आप क्यों घबराती हैं? हमारे गांव में तो शादी ब्याह में हम ही एक दूसरे को मेहंदी लगाती हैं। हमने तो पूरे गांव को मेहंदी लगाई है। लाइए ननद जी अपना हाथ। ऐसा डिजाइन बनाएंगे कि दूल्हे राजा देखते रह जाएंगे। गौरी और मीरा रिया के हाथों में बारीक और सुंदर डिजाइन बनाने लगती हैं। उनकी स्पीड और सफाई देखकर शनाया का मुंह खुला रह जाता है। रिया खुश होकर अपनी मेहंदी देखती है। वाह, ये तो उस पार्लर वाली से भी अच्छी है। थैंक यू भाभी। मतलब ठीक है, काम चल गया। शनाया और तनीषा गुस्से में वहां से उठकर चली जाती हैं। शादी का मुहूर्त करीब आ रहा है। रिया के कमरे में मातम छाया हुआ है। रिया बेड पर बैठकर दहाड़े रो रही है। उसका महंगा डिजाइनर लहंगा गायब है। शनाया और तनीषा दरवाजे पर खड़ी हैं। हाय राम, मैं बर्बाद हो गई। मेरी शादी का लहंगा चोरी हो गया। अब मैं क्या पहनूंगी? जीन्स टॉप पहनकर फेरे लूंगी क्या? मम्मी, शादी कैंसिल कर दो। मैं ऐसे नीचे नहीं जाऊंगी। मेरी इज्जत का फालूदा हो गया। शांत हो जा मेरी बच्ची, मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा। तुम दोनों वहाँ भूत बनकर क्यों खड़ी हो? ढूंढो ना। मॉम, हमने पूरा घर छान मारा। लगता है किसी ने हाथ की सफाई दिखा दी। अब नाम नहीं लूंगी, पर घर में चोर कौन है ये तो सबको पता है। मजा आ गया। अब देखते हैं ये मिस रिया कैसे बनती है हीरोइन। आज तो इसकी शादी का दी एंड पक्का है। शनाया और तनीषा वहां से चली जाती हैं और गौरी मीरा वहां आती है। माँ जी, रोने का वक्त नहीं है, मुहूर्त निकल रहा है। आपके पास आपका शादी का जोड़ा है ना? वो लाल साड़ी है तो सही, पर वो तो 30 साल पुरानी है। ये उसे कैसे पहनेगी? फैशन बदल गया है बहू। माँ जी, सोना कभी पुराना नहीं होता और माँ का आशीर्वाद कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। हम उसे ऐसा टच देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। गौरी और मीरा फुर्ती से काम पर लग जाती हैं। वे सास की लाल साड़ी निकालती हैं। 2 हेवी दुपट्टों से उसे एक मॉडर्न लहंगे का लुक देती हैं। थोड़ी देर बाद रिया तैयार है। वो आईने में खुद को देखती है। वो किसी महारानी से कम नहीं लग रही। ओह माय गॉड, ये मैं हूँ। ये तो पहले वाले लहंगे से भी ज्यादा रॉयल लग रहा है। हाय मेरी बच्ची, आज तो तू बिल्कुल अपनी माँ की परछाई लग रही है। नजर न लगे। नीचे मंडप में दूल्हा विनय और बाराती इंतजार कर रहे हैं। तभी शनाया और तनीषा उतरती हैं। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट ड्रेसेस पहनी हैं और ओवर मेकअप किया है। मेहमान उन्हें देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते। अरे देख, ये रामलीला में शूर्पनखा का रोल करने आई है क्या? शादी ब्याह में ऐसे कपड़े
छी छी जोकर लग रही हैं दोनों। शनाया और तनीषा को लगता है लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। वो और इतराकर चलती हैं। तभी सीढ़ियों पर रिया आती है। सबकी निगाहें उस पर जाती हैं। वो बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। उसके साथ गौरी और मीरा थी, जो भी बहुत अच्छी लग रही थी। यार मेरी किस्मत खुल गई। ये तो सचमुच रानी है। ये क्या? ये कबाड़ साड़ी में भी इतनी अच्छी कैसे लग रही है? हमारा प्लान फिर से फ्लॉप हो गया। शादी संपन्न हो चुकी है। विदाई का समय है। रिया रो रही है। तभी रिया की एक सहेली मधु दौड़ती हुई आती है। उसके हाथ में वो गायब हुआ डिजाइनर लहंगा है। रिया, रिया देख, तेरा लहंगा मिल गया। क्या? कहाँ मिला? शनाया भाभी की कार की डिक्की में मैं अपना बैग रखने गई थी तो देखा ये वहाँ छुपाया हुआ था। रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लहंगे को देखती है, फिर अपनी शनाया और तनीषा भाभी को, और फिर गौरी मीरा को। तो ये थी तुम्हारी सच्चाई। तुम मेरी भाभी नहीं, दुश्मन हो। मेरी ही शादी में, मेरे ही घर में मुझे बर्बाद करने की साजिश रची। मुझे पता है तुम दोनों नहीं मेरे शादी के हर फंक्शन को खराब करने की कोशिश की थी। रिया बेबी लिसन, वो तो हम बस प्रैंक कर रहे थे। शट अप, बस बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। मुझे आप सब कुछ समझ में आ गया है। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं अंधी हो गई थी। मैंने तुम लोगों को चोर कहा, गवार कहा, नौकर समझा, जबकि असली हीरा तो तुम दोनों हो। तुमने मेरी हर गलती को माफ किया और मेरा रिश्ता टूटने से बचाया। मुझे माफ कर दो भाभी। आप दोनों ने मेरे हर फंक्शंस को अच्छे से होने दिया और मैंने क्या किया? आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। माफ कर दो भाभी। मैं तनीषा भाभी और शनाया भाभी की बातों में आ गई थी। अरे ननद जी, ये क्या कर रही हैं? आप तो हमारी छोटी बहन जैसी हैं। अपनों की गलती दिल पर नहीं ली जाती। ये देखकर कलावती का पारा चढ़ जाता है। वो शनाया और तनीषा की तरफ बढ़ती है। निकल जाओ मेरे घर से। बहुत हो गया तुम्हारा मॉडर्न तमाशा। जिसने मेरी बेटी की शादी बर्बाद करने की कोशिश की, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आज ही निकलो यहाँ से। सही कह रही है कलावती। ऐसी बहुएं घर को नर्क बना देती हैं। शनाया और तनीषा को अब अपनी गलती का एहसास होता है। मम्मी जी प्लीज हमें मत निकालिए, हमसे गलती हो गई। हम जलते थे कि आप गांव वाली बहुओं को ज्यादा प्यार करती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम सुधर जाएंगे। मगरमच्छ के आंसू रिया, तू बता क्या करना है? आज फैसला तू करेगी। माँ, इन्हें एक मौका दे दो। आज मैं बहुत खुश हूँ। अपना घर तोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन भाभी याद रखना, इज्जत कपड़ों से नहीं संस्कारों से मिलती है, जो मेरी गौरी और मीरा भाभी के पास है। तनीषा और शनाया मीरा और गौरी से भी माफी मांगती हैं और फिर सब एक साथ फैमिली